यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं मैथ्स के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो बी गेट रेडी टू गेन नॉलेज विद प्रांशु। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पेशन प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, इंट्रोड्यूसिंग प्लेस वैल्यूज, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन बिटवीन दीज नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लार्ज एंड स्मॉल डिजिट्स नंबर, फिर नंबर इन वर्ड्स, फिर मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, वेट, टाइम एंड डिस्टेंस। देन उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन लार्ज एंड स्मॉल डिजिट नंबर। हेडिंग डाल लेते हैं लार्ज एंड स्मॉल डिजिट नंबर्स। सबसे पहले लार्ज डिजिट नंबर क्या होते हैं? तो लार्ज डिजिट नंबर हमेशा लार्जेस्ट डिजिट से बनते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, जिसमें कि लार्जेस्ट डिजिट क्या है? तो लार्जेस्ट डिजिट हमारी 9 है, इसलिए हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा हमेशा 9 से, और जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनेगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से बनेगा। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या है? 0, तो इसलिए स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो बनेगा वो 0 से बनेगा, और जो हमारा लार्जेस्ट डिजिट नंबर है वो हमेशा 9 से बनेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि सबसे पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो लार्जेस्ट डिजिट नंबर 9 से बनता है। अब 2 डिजिट यानी डिजिट उसमें कितनी आनी चाहिए? टोटल 2। तो 2 डिजिट आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज हैं भरने के लिए, और हमें चाहिए सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो इसलिए क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 से दोनों प्लेसेस को भरेंगे, तो इसलिए जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो होगा हमारा नंबर 99। वहीं हमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो फिर से हमारे पास 2 डिजिट खाली है, 2 डिजिट भरनी है, अब हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर भरना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 2 डिजिट का क्या होगा? एक तो 0। अब देखो 0 क्या है, यदि 0 ही लिखेंगे तो उस नंबर का वो कोई सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो हमेशा 000 कितनी बार भी लिखो पर वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगल डिजिट नंबर। तो इसलिए इसको डबल डिजिट बनाने के लिए अपन इसके आगे क्या लगा देंगे? एक इसके नेक्स्ट वाला डिजिट लगा देंगे। कौन सा? 0 के बाद कौन सा डिजिट आता है 1? तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारे पास? 10 होगा। ठीक है, ये तो मैंने डबल डिजिट की बात करी। अब मैं पूछता हूँ यदि 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर और 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे पहले 3 डिजिट में हमारे पास दोनों के लिए ही 3 प्लेस खाली है, तो मैं 3 प्लेस खाली कर लेता हूँ। अब लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर हमेशा 9 डिजिट से बनता है, तो 9 डिजिट भर देंगे, यानी कि थर्ड प्लेस तीनों ही प्लेसों पे। इसलिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 999 हो जाएगा। वहीं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछेंगे, तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है वो 0 से बनता है, तो सबसे पहले अपन 0 भरेंगे, तो 2 zeros अपन ने भर दी। पर अब यदि थर्ड प्लेस पे भी अपन ने 0 भर दिया तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 1 डिजिट का 0 ही बन जाएगा। इसलिए 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा। इसलिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 100 होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि मैं 4 डिजिट की बात करता हूँ तो 4 डिजिट में भी 4 प्लेस खाली हो जाएंगी, तो 4 प्लेस मैंने खाली कर ली। तो 4 प्लेस में यदि मैं बात करता हूँ तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट डिजिट तो हमेशा 9 से भरेंगे, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999, यानी कि 9999 हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। वहीं यदि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करता हूँ तो लास्ट की 3 डिजिट तो 0 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट 0 होती है। पर जो पहले वाला नंबर आएगा उस पर अपन क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और 1 नहीं लिखेंगे तो 0 एक सिंगल डिजिट का ही नंबर बन जाएगा, इसलिए अपने को 1 लिखना पड़ेगा। चलिए ये समझ में आ गया लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखा जाता है। हेडिंग डाल लेते हैं नंबर्स इन वर्ड्स, कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यदि अपन डिस्कस करें कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सबसे पहले सपोज 8794
1, ये मैंने लिया। तो सबसे पहले वर्ड्स में लिखने के लिए अपन इंडियन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यदि अपन वर्ड्स में इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम का यदि इस्तेमाल करेंगे तो कॉमास कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के लिए। यदि आपको इंडियन नंबर सिस्टम देखना है, समझना है, तो प्लीज़ पहले इससे पहले पार्ट फर्स्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। उसमें मैंने बताया है इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के बारे में भी। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले वो पार्ट ज़रूर कंप्लीट करें। तो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या लगाते हैं अपन, कॉमा। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगा जाते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट फिर हर 2 डिजिट के पहले तो कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ एक कॉमा आ जाएगा, अब आगे कोई कॉमा नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन अब क्या करेंगे, ये कॉमा लगा दिया अब अपन ने। अब इसके बाद प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये प्लेस वैल्यू किसकी है, 1 की, ये 10 की, ये 100 की, ये 1000 की और ये 10,000 की। तो इसलिए जो कॉमास वाली टर्म है उनको एक साथ लिखते हैं। तो एक साथ बोलेंगे तो 8 और 7 आ रहा है, तो अब 80,007 नहीं बोल के अब इसको एक साथ बोलेंगे, कैसे, 87,000। तो 87,000 लिखो तो कैसे लिखेंगे, 87,000। अब 1000 प्लेस वैल्यू तक आ गया। अब उसके बाद 100 प्लेस वैल्यू तो क्या लिखेंगे, 900। फिर उसके बाद क्या है, 4 कौन सी प्लेस पे, 10 प्लेस पे। तो 10 प्लेस टी वाई या 40 हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 941। इस तरह से किसी भी नंबर्स को अपन क्या लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसके लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 7953156, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा लगाते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट फिर हर 2 डिजिट के पहले, तो ये 2 कॉमा आ गए। अब प्लेस वैल्यू असाइन करो तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख और फिर 10 लाख। तो अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, कॉमा वाली एक साथ, ये क्या बोल रहा है कॉमा में, 79, तो क्या बोलेंगे, 79 लाख। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अभी 53 अलग अलग नहीं बोलेंगे, 53 एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 53। यहाँ प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की 1000, तो इसलिए क्या लगा देंगे, 53,000। फिर अब यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू आ गई 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की 100, तो 100। फिर 56, ठीक है। इस तरह से अपन क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर की वर्ड्स में लिखे। तो नंबर्स को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना आ गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैंने 2 पॉइंट कवर कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे अपन बात करेंगे यूनिट्स की। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, टाइम एंड डिस्टेंस। यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ जो हमेशा मेजर की जाती है, वो लेंथ मेजर की जाती है। लेंथ के लिए अपन 3 यूनिट्स लेते हैं। कौन कौन सी, एक तो लेते हैं सबसे पहले मेन किलोमीटर, नहीं पर किलोमीटर तो ज़्यादातर डिस्टेंस में काम आता है। लेंथ के लिए अपन यूनिट लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। कौन कौन सी 3 यूनिट्स काम में लेते हैं, मिलीमीटर। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको स्मॉल एम से, सेंटीमीटर को cm से और मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। अब एक यूनिट से तीसरी यूनिट पे कैसे जाया जाता है वो समझो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। वहीं यदि 1 सेंटीमीटर में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो होते हैं 1/100 मीटर। वहीं मैं बात करूं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो होते हैं 1/1000 मीटर, ठीक है। वहीं 1 सेंटीमीटर की बात करें
तो 1 सेंटीमीटर में यदि मेरे को निकालने कितने मिलीमीटर होते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है 1000, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इंटू 1000। तो एक किस में चेंज हो गया मिलीमीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 यानी कि 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से अपन इन यूनिट्स का क्या करते हैं आपस में इंटर कन्वर्जन। और इंटर कन्वर्जन क्यों, क्योंकि आगे अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशंस और नंबर, तो उन ऑपरेशंस में जब भी अपन दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो वहाँ अपन नंबर्स के आगे लिखी हुई यूनिट पे भी ध्यान देंगे। तो जब भी अपन कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके लिए हमेशा यूनिट का होना क्या है सेम है। जैसे अपन कोई एक नंबर अपने को मीटर में दे रखा है और कोई नंबर अपने को सेंटीमीटर में दे रखा है तो उन पर ऑपरेशन नहीं लगेंगे। सबसे पहले अपने को दोनों नंबर्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई किसकी लेंथ की। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेट। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हमारी वेट। तो वेट को डिस्कस करते हैं। देखो वेट को दो यूनिट्स में नापते हैं, एक तो होता है वेट किलोग्राम में और एक होता है ग्राम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से और ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केवल जी से। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है, वहीं 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1000, 1/1000 केजी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से आप इंटर कन्वर्जन कर लोगे वेट्स की यूनिट का। वेट की यूनिट से ही इंटर कन्वर्जन होगा, लेंथ की यूनिट से इंटर कन्वर्जन होगा, ये बात भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंटर कन्वर्जन सीखेंगे टाइम का। ठीक है, तो टाइम में देखते हैं। टाइम में बेसिकली 3 यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, आवर, मिनट और सेकेंड्स। ठीक है, आवर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड्स को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 1 आवर में मिनट्स होती हैं हमारी 60 मिनट्स। ठीक है, वहीं 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं MIN से। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं तो होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और वहीं यदि इंटर कन्वर्जन करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स हुई, 1 मिनट में 1/60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में 1/60 आवर हुए। वहीं 1 सेकंड में कितनी मिनट हुई तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स हुई। अब यदि मेरे को आवर से डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे कि 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं तो वो होती हैं 60, क्योंकि 60 पहले तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो इंटू 60 और करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में, तो ये क्या हो गया 3600 सेकंड, यानी कि 1 आवर में टोटल कितनी सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड्स होती हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन करना है तो 1 सेकंड्स में कितने आवर हो जाएंगे 1/3600 आवर्स हो जाएंगे। इस तरह से अपन टाइम की यूनिट का भी क्या कर सकते हैं इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो इंटर कन्वर्जन वो आता है हमारा, वो आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस की जो यूनिट्स अपने को काम में लेनी है वो है 2 यूनिट्स, कौन कौन सी, एक तो किलोमीटर और एक आती है मीटर। कौन कौन सी आती हैं 2 यूनिट्स, किलोमीटर और मीटर। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं km से और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। वहीं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो 1/1000 किलोमीटर होते हैं। इस तरह से अपन इंटर कन्वर्जन करते हैं। इंटर कन्वर्जन कब होता है, जब अपन किसी भी 2 नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं तो उन 2 नंबर्स की जो यूनिट्स दे रखी हैं वो यूनिट्स हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी हम उन नंबर्स पे क्या लगा सकते हैं ऑपरेशंस लगा सकते हैं। और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो डिस्टेंस में ही चेंज होंगी, टाइम में चेंज नहीं हो सकती। और जो मतलब यूनिट सेम है, मतलब लेंथ की यूनिट लेंथ में चेंज होंगी, डिस्टेंस की यूनिट डिस्टेंस में चेंज होंगी, वेट की यूनिट वेट्स में चेंज होंगी, टाइम की यूनिट टाइम में चेंज होंगी। ये नहीं कि वेट की यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, टाइम की यूनिट डिस्टेंस में चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें।
चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को बात करनी है वो है ऑपरेशंस ऑन नंबर। मैथ्स में नंबर्स में हमेशा 4 ऑपरेशन लगते हैं। कौन कौन से? एक तो लगता है एडिशन, एक लगता है सब्ट्रैक्शन, एक लगता है मल्टीप्लिकेशन और एक लगता है डिवीजन। इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और इसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, अब ये कब कब लगते हैं ऑपरेशन तो समझिए। सबसे पहले एडिशन कब लगता है? जब हमें कोई 2 क्वांटिटीज दे रखी हो और उन 2 क्वांटिटीज को मिलाकर यदि कोई नई क्वांटिटी बन रही है तब अपन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन कब करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन करते हैं जब कोई हमें एक बड़ी क्वांटिटी दे रखी हो और उस बड़ी क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी अलग सेपरेट कर दी हो, तब अपन उसमें से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि जब हमें कोई किसी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी हो और हमें ढेर सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी हो, तब अपन क्या करते हैं? कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं। वहीं डिवीजन कब लगाते हैं? तो डिवीजन अपन लगाते हैं कि जब हमें कोई बहुत सारी चीज़ें दे रखी हो और हमें किसी एक की वैल्यू पूछी हो, तब वहाँ अपन कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? मैथ्स का डिवीजन ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले जैसे इसके एग्जांपल्स के लिए मैं एक एक एग्जांपल सबका समझा देता हूँ। जैसे एडिशन का यदि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि वी हैव, जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट डे हमारे पास 2 रुपीज़ की क्या हुई? इनकम हुई। ठीक है, फिर सेकंड डे हमारे पास इनकम हुई 5 रुपीज़ की। ठीक है, 5 रुपीज़ इनकम हुई। फिर थर्ड डे हमारे पास जो इनकम हुई वो हुई 10 रुपीज़ की इनकम हुई। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल इनकम हमारी इन 3 डेज में कितनी हुई, तो अपन क्या करेंगे? अब हमें अलग अलग यूनिट दे रखी है और एक कंबाइंड वैल्यू पूछी है, तो अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन। अब यदि हमारी हमसे आंसर पूछा है कि हमारी टोटल इनकम क्या हुई, तो टोटल इनकम में हम क्या करेंगे? फर्स्ट डे की जो इनकम हुई प्लस सेकेंड डे की जो इनकम हुई प्लस थर्ड डे की जो इनकम हुई, तो तीनों इनकम्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करो तो फर्स्ट डे की इनकम क्या हुई? 2 रुपीज़। फिर प्लस करेंगे सेकंड डे की इनकम क्या हुई? 5 रुपीज़। फिर थर्ड डे की इनकम क्या हुई? 10 रुपीज़। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हुई? 5 + 2 7, 7 + 10 17 रुपीज़ की। यानी 3 डेज की हमारी टोटल इनकम कितनी हुई? 17 रुपीज़ की। इस तरह से मैथ्स में एडिशन ऑपरेशन लगता है। अगला अपन यदि बात करें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की, कौन से की? सब्ट्रैक्शन की। सपोज सब्ट्रैक्शन में मैं बोलता हूँ कि you purchase a book for 70 rupees and a pen for 10 rupees, and if you gave 100 rupees to shopkeeper, तो how much rupee he will give। यानी कि यदि अब मैं इसमें क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि यदि आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने 70 रुपये की तो एक बुक खरीदी और 10 रुपीज़ का एक पेन खरीदा, यानी कि टोटल आपने कितने की परचेजिंग करी। तो अब आप यहाँ टोटल निकालना, तो टोटल के लिए आप क्या करोगे? प्लस करोगे। तो सबसे पहले तो अपन करते हैं कि हमारी टोटल परचेज कितनी हुई? टोटल परचेज। तो टोटल परचेज में अपन ने क्या क्या खरीदा? एक तो बुक खरीदी प्लस एक पेन खरीदा। बुक कितने की खरीदी? 70 रुपीज़ की, और पेन कितने का खरीदा? 10 रुपीज़ का। तो टोटल हमारा जो परचेज हुआ वो कितने का हुआ? 80 रुपीज़ का परचेज हुआ। यानी कि अपन ने कितने रुपीज़ का सामान खरीदा? 80 रुपीज़ का सामान खरीदा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट कि यदि हमने शॉपकीपर को 100 रुपये का नोट दिया तो शॉपकीपर अब हमें रिटर्न में कितने रुपीज़ लौटाएगा। तो अब आपने को यहाँ ज़्यादा की वैल्यू दी थी और उसमें से अपन ने कुछ पार्ट निकाल दी, तो हमारे पास क्या बचा? उसके लिए अपन कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं? सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो हमें
टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने थे, देखो टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने थे 100, जिसमें से हमारे परचेज कितनी हुई 80 रुपीज़ की। तो कितने रुपीज़ बचेंगे हमारे पास, या कितने रुपीज़ शॉपकीपर हमको देगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करो तो 100 में से 80 गए तो कितने रुपीज़ बचे 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ हमें शॉपकीपर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को लगाते हैं मैथ्स में। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 2 ऑपरेशन बचे हैं, एक बचा है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन उतार लेते हैं, जैसे इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज एंड यू परचेज्ड 10 pen, then your total purchasing is of how many rupees? यानी कि वो कह रहा है कि यदि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, और आपने टोटल 10 पेन खरीदे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि आपने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड करी है, कितने रुपए इसकी परचेजिंग करी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है और हमें ढेर सारों की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे मैथ्स का कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे। तो लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अपन क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10, अब देखो एक पेन यदि 5 रुपए का है, 2 पेन कितने आएंगे, 5 इंटू 2 करेंगे 10, ऐसे 3 पेन निकालेंगे तो 5 इंटू 3 50। तो अब ऐसे 10 पेन निकालने तो क्या करेंगे 5 इंटू 10, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50। यानी कि हमारी टोटल कितनी खर्ची हुई, यानी कि टोटल परचेज हमारा कितना हुआ, टोटल परचेज इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से अपन क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन बचा है कौन सा, डिवीजन। डिवीजन को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे डिवीजन का मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ देयर आर 200 books in a shop and if a column contain only 10 books in it, then how many columns are in the shop। देखो अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शॉप है, उस शॉप में टोटल कितनी बुक्स रखी हुई हैं, 200 बुक्स रखी हुई हैं। अब उस कह रहा है कि उस शॉप में एक कॉलम में केवल 10 बुक्स ही आ सकती हैं। तो आप मेरे को बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कितने कॉलम हो सकते हैं उस शॉप में। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें पास टोटल क्वांटिटी दे रखी और एक क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी। अब अपने को निकालनी कि नंबर्स कितने होंगे उसके। तो इसका आंसर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, सबसे पहले 200। ठीक है, बुक्स इन वन कॉलम, एक कॉलम में बुक कितनी आ सकती हैं, 10 बुक आ सकती हैं। तो टोटल कॉलम कितने होंगे, तो नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या करेंगे, देखो यदि ऐसे 10 यदि ऐसे हमें नहीं पता कितने ब्लॉक्स है, पर एक ब्लॉक में केवल 10 बुक्स आ सकती हैं और टोटल 200 बुक्स अपने को उस ब्लॉक में जमानी है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि टोटल कितने ब्लॉक्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब जब हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है
और एक की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 200 में किसके डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा 20, यानी कि हमें 20 ब्लॉक चाहिए होंगे जिनमें कि अपन उन 200 बुक्स को रख सकेंगे। अब देखो आप ऐसे करके देखो, यदि मैं इसी को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं कि एक कॉलम में कितनी बुक्स आ सकती हैं, 10 बुक्स आ सकती हैं। तो आप मेरे को बताओ 20 कॉलम्स में टोटल कितनी बुक्स आ सकती हैं, कितनी बुक्स आएंगी। आप क्या करोगे, भैया हमें एक की वैल्यू पता है कि एक कॉलम में इतनी है, तो 20 कॉलम्स निकालें। तो 20 कॉलम्स के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि एक की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा की वैल्यू पूछिए तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करो, जब एक कॉलम में 10 बुक्स आ सकती हैं तो जैसे 20 कॉलम में तो मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 बुक्स आ जाएगा। इस तरह से अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक जोड़ा होता है और एक होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक जोड़ा होता है। इस तरह से मैथ में क्या लगाए जाते हैं, ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इस वीडियो की PDF लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।